सोचिए अगर एक ऐसी जंग शुरू हो जाए जिसे दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क सिर्फ कुछ दिनों में खत्म करने का प्लान बनाए, लेकिन 12 दिन गुजरने के बाद वो जंग और ज्यादा इंटेंस हो जाए, बमबारी रुकने की बजाय और तेज हो जाए और जिस मुल्क को सरेंडर करवाना था वो पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस खड़ा हो जाए। आज मिडल ईस्ट में कुछ ऐसा ही हो रहा है। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग अब दूसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया गया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब किया गया और सिविलियन एरियाज भी इस कॉन्फ्लिक्ट की आग से महफूज नहीं रह सके। प्लान ये था कि ईरान को एयर पावर के जरिए झुकाया जाएगा, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। ईरान ने सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं की, बल्कि एक नया लीडर भी अपॉइंट कर दिया। और दुनिया के लिए सबसे सरप्राइजिंग बात यह थी कि ये लीडर कोई और नहीं बल्कि मुश्तबा खामनाई है, अली खामनाई का बेटा। और इस अपॉइंटमेंट को तेहरान में सिर्फ एक पॉलिटिकल डिसीजन नहीं बल्कि डिफाइंस का सिंबल माना जा रहा है। अमेरिका का प्लान सिंपल था, लीडरशिप को टारगेट करो, कमांड स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करो और फिर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ईरान ने इस कैलकुलेशन को उल्टा कर दिया। बॉम्बिंग के बावजूद असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने जल्दी से नया सुप्रीम लीडर अनाउंस कर दिया, मुश्तबा खामनाई। ये डिसीजन सिर्फ कॉन्टिन्यूटी नहीं बल्कि एक क्लियर पॉलिटिकल मैसेज था। मैसेज ये कि ईरान का सिस्टम अभी भी काम कर रहा है और लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट नहीं हुआ। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि ये ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल है कि कोई ऐसा लीडर जिसके वालिद, वालिदा, बीवी, बहन और बेटा इस कॉन्फ्लिक्ट में मर चुके हों, वो अमेरिका के प्रेशर के सामने झुक जाए। इसलिए तेहरान में मुश्तबा खामनाई की अपॉइंटमेंट को सरेंडर नहीं बल्कि रेजिस्टेंस की कॉन्टिन्यूएशन समझा जा रहा है। इसी तरह जब बॉम्ब्स गिर रहे थे उस वक्त तेहरान की गलियों में कुछ और हो रहा था। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग सड़कों पर निकल आए। लोगों ने नए लीडर को सेलिब्रेट किया और ये सब उस वक्त हो रहा था जब इजरायली वॉरप्लेन्स तेहरान के करीब ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे थे। ये सीन दुनिया के लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि अक्सर जब किसी मुल्क की लीडरशिप टारगेट होती है तो सिस्टम कोलैप्स होने लगता है। लेकिन ईरान में लीडरशिप की शहादत ने पॉलिटिकल सेंटिमेंट को और ज्यादा मोबिलाइज कर दिया। इस जंग का एक और इम्पॉर्टेंट पहलू भी है जो अक्सर हेडलाइंस में कम डिस्कस होता है, और वो है एनवायरमेंटल डैमेज। इजरायली स्ट्राइक्स ने ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट किया। तेहरान के बाहर एक बड़ा ऑयल डिपो अटैक के बाद जलता रहा, जबकि सिटी में लोग नए लीडर की अनाउंसमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ने वार्निंग दी है कि पेट्रोलियम फैसिलिटीज पर अटैक से फूड सप्लाई कॉन्टेमिनेट हो सकती है, वाटर सिस्टम्स डैमेज हो सकते हैं और एयर पोल्यूशन सीरियस हेल्थ क्राइसिस क्रिएट कर सकता है। सबसे ज़्यादा रिस्क उन लोगों को होता है जो पहले से वल्नरेबल हैं, यानी बच्चे, बुजुर्ग और वो लोग जिनको मेडिकल कंडीशंस हैं। यानी इस वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं बल्कि पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन सकता है। जब वॉर शुरू हुई, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उनका कहना था कि ईरान जल्दी सरेंडर करेगा, लेकिन तेहरान का जवाब बिल्कुल मुख्तलिफ था। ईरान का कहना है कि अब वॉर की टाइमिंग वो खुद डिसाइड करेगा। यानी अब सवाल ये है कि अगर ये जंग लंबी हो गई तो अमेरिका के पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगी, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स ऑलरेडी हो चुकी हैं, सैंक्शंस ऑलरेडी लग चुकी हैं। अगर ग्राउंड ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हो सकते हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा प्रेशर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि गल्फ कंट्रीज पर भी आ रहा है, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और दूसरे कंट्रीज। ये कंट्रीज अमेरिकन मिलिट्री बेसिस होस्ट करते हैं और अब वो इस वॉर का इनडायरेक्ट बैटलफील्ड बन चुके हैं। ईरान के ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक्स ने कुछ ऑयल और गैस फैसिलिटीज को टेम्परेरीली शट डाउन कर दिया। डीसैलिनेशन प्लांट्स भी रिस्क में हैं। ये प्लांट्स गल्फ कंट्रीज के लिए ड्रिंकिंग वाटर का काम करते हैं और उसका मेन सोर्स है। यानी अगर वॉर लंबी होती है तो सिर्फ ऑयल सप्लाई नहीं बल्कि वाटर सप्लाई भी थ्रेटन हो सकती है। मिडल ईस्ट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी रीजन है। अगर ऑयल और गैस सप्लाई डिसरप्ट होती है तो उसका इफेक्ट सिर्फ रीजनल नहीं होता, ग्लोबल होता है। ऑलरेडी ऑयल और गैस प्राइसेस बढ़ चुके हैं
और इकोनॉमिस्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर वॉर एस्केलेट हुई तो दुनिया एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा सकती है, फैक्ट्री स्लो हो सकती हैं, ट्रेड रूट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं और एनर्जी क्राइसिस ग्लोबल इकोनॉमी को शेक कर सकता है। इस सब के बावजूद ट्रंप अपनी स्टेटमेंट्स में कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर उन्होंने लिखा कि शॉर्ट टर्म ऑयल प्राइसेस इंक्रीज एक छोटी सी कीमत है, अगर उसके बदले में ईरान का न्यूक्लियर थ्रेट खत्म हो जाए तो। उनका कहना है कि जब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फ्यूल प्राइसेस फिर से नीचे आ जाएंगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर वॉर कंट्रोल से बाहर हो गई तो कॉन्सिक्वेंसेस प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएंगे। इस वॉर का एक और डेंजरस डायमेंशन भी सामने आ रहा है और वो है रिलीजियस रेटरिक। ट्रंप के कुछ क्लोज दोस्त जैसे सेनेटर ग्राहम इस कॉन्फ्लिक्ट को रिलीजियस लैंग्वेज में फ्रेम कर रहे हैं। वो इसे सिविलाइजेशनल क्लैश कह रहे हैं और फ्रेजेस यूज कर रहे हैं जैसे हॉली हेल। ये नैरेटिव अमेरिका के इवेंजेलिकल पॉलिटिकल बेस को मोबिलाइज करने के लिए यूज किया जा रहा है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि जब वॉर को रिलीजियस लैंग्वेज में जस्टिफाई किया जाता है तो कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा डेंजरस बन सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक और इनिशिएटिव पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और वो इनिशिएटिव है ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस। ये इनिशिएटिव सपोजिटली ग्लोबल पीस प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि जब वाशिंगटन और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो ये क्लियर हो गया कि वॉर प्लान्स पहले से तैयार थे और बोर्ड ऑफ पीस का नैरेटिव सिर्फ एक डिप्लोमेटिक कवर हो सकता है या ईरान को बुद्धू बनाने की साजिश। आज मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रही है वो सिर्फ ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ये एक ऐसी जंग बन सकती है जो पूरे ग्लोबल ऑर्डर को तहस नहस कर दे। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान रेजिस्टेंस कर रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है और दूसरी तरफ ईरान रेजिस्टेंस कर रहा है और बीच में खड़े हैं गल्फ कंट्रीज जो इस कॉन्फ्लिक्ट का प्रेशर फील कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ये वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी या फिर ये मिडिल ईस्ट को एक लंबे और डेंजरस कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जा रही है? क्योंकि अगर ये जंग लंबी होती है तो इसका असर सिर्फ तेहरान और इजराइल तक महसूस नहीं होगा, वो दुनिया की इकोनॉमी, ग्लोबल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल ऑर्डर को भी बदल सकता है। और शायद ये जंग सिर्फ एक शुरुआत